पाटीदार कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करने में बहुत ही इजी है, बहुत सरल है और मैं इसे आपको बहुत ही सरल मेथड से कराऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों, हमें यहां पर ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ इसे द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। इस तरह का सवाल हमने उदाहरण नंबर 1 में किया था। अगर आपने वहां सवाल नहीं किया हो, नहीं देखा हो, तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां से सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 के सवालों को करें, उसके बाद ही इन सवालों को सीखें, ताकि आपको और अच्छी तरह सवाल सीखने में आएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पर इन्हें समीकरणों के रूप में ही व्यक्त करना है, अर्थात ax² + bx + c के रूप में मुझे इसे व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन आइए हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। बच्चों, यहां पर हमें समझना है ये वाली लाइन। अगर ये समझ लिए तो हम आधा सवाल तो यहीं समझ लिए, 50 सवाल तो आपने यही कर लिया। इन्होंने कहा है कि ये जो लंबाई है, आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अगर मैं इसको चित्र के द्वारा अगर आपको समझाऊं तो इसे समझिए, जैसे मेरे पास एक आयताकार भूखंड है ABC और इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है, मैं इसको लंबाई मान लेता हूं और इसको मैं चौड़ाई मान लेता हूं, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अगर मुझे इसकी चौड़ाई पता लग जाए तो मैं लंबाई बहुत आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि चौड़ाई को दुगना करके 1 जोड़ने पर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी चौड़ाई x है। तो बच्चों, आप बड़ी आसानी से इसकी लंबाई को निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। दुगने से मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 1 जोड़ दूं, तो ये इसकी लंबाई आ गई। बस इतनी सी हमें कहानी करना है। इसके बाद इस सवाल को करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा सूत्र आपको यहां याद करना पड़ेगा क्षेत्रफल का, तो मैं वो भी लिख देता हूं आपको। आयत का क्षेत्रफल, आपको ऐसे याद होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। बस इतना अगर तुमने कर लिया तो यहां आपका सवाल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे ही कंप्लीट करें। अब यहां मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास आयताकार है उसकी चौड़ाई को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो हमारे आयत की जो चौड़ाई वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे दुगने से 1 ज्यादा, तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई। तो लंबाई हो जाएगी दुगने से 1 ज्यादा। ओके, ये बड़ा आसानी से हो गया। हाँ, अब आयत का क्षेत्रफल इन्होंने कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 528। तो ये लिख लिया मैंने यहां पर आयत का क्षेत्रफल। यह आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे इसमें बताना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए बच्चों में आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देता हूं और लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दूंगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमने याद किया था, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल इन्होंने कितना दिया है, 528, तो आप इसकी जगह 528 लिख लीजिए। और लंबाई कितनी है, लंबाई आपने निकाली है 2x + 1 और इसकी चौड़ाई कितनी निकाली आपने, ये रही चौड़ाई x। अब यहां से ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने 528 बरोबर x का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2x + x एकम x। अब हमें सिर्फ इतना सा करना है कि 528 का हम पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो ये प्लस से इधर आके काय में हो जाएगा माइनस में। तो ये लिखा 2x² + x और इसको इधर लाएंगे तो -528। अब बच्चों इधर बचेगा 0। अब इसमें 0 हम चाहे आगे लिखें या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही हमारा आंसर है। और इसे हमने द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो बहुत ही इजी तरीके से हमने लिखा है, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आगे के सवाल हमें आएंगे जो आगे सॉल्व भी करने पड़ेंगे।
अभी हमने सिर्फ द्विघात समीकरण तक इसको सॉल्व किया है। आइए अब हम करते हैं इसका सेकंड सवाल। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सवाल बच्चों बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी 2-4 लाइनों में ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बच्चों पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर हमें ये वाली लाइन समझ में आ गई ये, तो समझ लो कि हमें सवाल समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो समझे क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलने वाली। धनात्मक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो धन में हो, और पूर्णांक का मतलब होता है गिनती वाली संख्याएं। तो सीधा सा है ऐसी गिनती वाली संख्याएं जो क्रम में हो और सारी धनात्मक हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं संख्या ले लेता हूं 1, तो 1 जो मैंने लिखा है तो उसके क्रम की धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी अगली, तो अगली होगी 1 + 1 अर्थात 2, यानी कि मैं 1 में और 1 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 2। और उसके अगले क्रम की संख्या क्या होगी, 2 में 1 जोड़ दूंगा तो 3, और अगले क्रम की संख्या क्या होगी, 2 में 1 और जोड़ दूंगा तो 4। तो इस तरह हमें समझ में आ गया है कि क्रमागत संख्याओं को निकालने के लिए अगर पहली संख्या में एक को जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है। अब यहां उसने बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब दोनों संख्याएं मुझे पता नहीं है। अगर यहां से दोनों में से एक संख्या का भी मुझे पता लग जाए तो उसमें एक जोड़कर मैं दूसरी संख्या प्राप्त कर सकता हूं। इस उदाहरण से आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं मान लेता हूं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहली संख्या x मान लेता हूं। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहां x मान लेता हूं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे अगले क्रम की संख्या निकलती आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि माना पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x में 1 को जोड़ने पर उसके क्रम की संख्या आ जाएगी। तो मैं तो दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या होगी x + 1। तो अब बच्चों ये हमेशा याद रखना कि अगर क्रमागत संख्या निकालना है तो पहली संख्या x है, तो उसमें 1 जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। अब ये क्या बोल रहा है कि जिनके पूर्णांकों का गुणनफल का मतलब है कि अगर मैं पहली और दूसरी इन दोनों संख्या का गुणा कर देता हूं तो कितना आएगा, 306 आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पूर्णांकों का गुणनफल। तो पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमारे पूर्णांक क्या है, एक तो x है, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसमें 1 का गुणा कर दो तो इक्वल में आ जाएगा 306। बड़ा आसान है। x का जब इस ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये द्विघात समीकरणों में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। x का गुणा x में करोगे तो x², x का गुणा 1 में करोगे तो x, और इसका पक्षांतर इधर कर दीजिए तो -306 = 0। बस इतनी छोटी सी पिक्चर थी और हमने ये कहानी यहां पर खत्म करी। अब देखिए ये क्या द्विघात समीकरण में है, क्या वास्तव में यहां पर x², x की घात बड़ी से बड़ी 2 है, यदि हाँ तो ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया और हमने बहुत आसानी से इस सवाल को कर दिया और यही आपका आंसर है। ओके, आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड सवाल। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, खाली हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम थोड़ा समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब बच्चों ये तो हमें पता है, अगर रोहन की आयु मुझे पता लग जाए तो रोहन की माँ की आयु का निकालना बहुत आसान है, क्योंकि रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो बच्चों अगर किसी की एज संबंधी बात हो रही है तो सबसे पहले मुझे उसकी प्रेजेंट आयु पता होना चाहिए। अगर हमने उसकी प्रेजेंट आयु निकाल ली तो हम इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रोहन की प्रेजेंट आयु मान लेता हूं x, तो माँ की आयु अपने आप ही पता लग जाएगी, क्योंकि रोहन की आयु से वो 26 साल बड़ी है। तो मैं मान लेता हूं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रोहन की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है।
तो मां की आयु क्या हो जाएगी? तो मां की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन की आयु में 26 वर्ष को जोड़ दीजिए, तो रोहन की मां आ जाएगी। अब ये वाली लाइन तो हमने क्लियर कर दी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अर्थात 3 वर्ष पश्चात अगर मैं इन दोनों की आयु का 3 वर्ष पश्चात निकालता हूं और उनका गुणा करता हूं तो 360 आ जाएगा। तो आइए अब हम रोहन और रोहन की मां की आयु का 3 वर्ष पश्चात वो कितने बड़े थे, हम उनकी आयु को निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात, चलो अब हम बैठते हैं 3 वर्ष पश्चात में और रोहन की मां की आयु को हम निकालते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं अपन रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात में। तो पश्चात के लिए क्या लगता है बच्चों? पश्चात के लिए हम किसी भी वर्तमान आयु को हम प्लस कर देते हैं, जितने वर्ष का उन्होंने बोला है तो वो उसके पश्चात की आयु आ जाती है। जैसे इन्होंने बोला है 3 वर्ष पश्चात, अब इनकी प्रेजेंट आयु कितनी है? x। पश्चात के लिए 3 वर्ष बोला है तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गई 3 वर्ष पश्चात की आयु, बड़ी आसानी से। उसी तरह मां की आयु निकाल लीजिए, 3 वर्ष पश्चात में मां की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात मां की आयु। अब इसकी प्रेजेंट आयु कितनी है? x प्लस 26 और पश्चात के लिए हम लगा देंगे प्लस 3, तो इस तरह की आयु आ जाएगी x प्लस 29। ठीक है ना? तो ये हमने इन दोनों की ही प्रेजेंट आयु से इसकी 3 वर्ष पश्चात की आयु को हमने बड़ी आसानी से निकाला। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि अब से 3 वर्ष पश्चात की आयु का अगर आप गुणा करोगे तो वो 360 आएगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों का, तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 360। तो देखो मैं करता हूं, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 29 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 360। x में x का गुणा कीजिए तो x स्क्वायर, x का 29 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 29x, x 3 का और x का गुणा करोगे तो ये होगा 3x और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और 29 और 3 का गुणा होगा 9 18 9 27 के साथ आता है 2 और 3 3 6 7 और 1 8 अर्थात 87 और इक्वल में आ गया 360। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों को और इसका हम इधर पक्षांतरण कर लेते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो ये लिखा मैंने x की घात 2 प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगी, तो 29 30 31 और ये हो जाएगा 32x और प्लस 87 और इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 360 और इक्वल में क्या बचेगा? 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को घटा लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस 273 इक्वल 0। तो इस तरह से ये मेरी बन गई है द्विघात समीकरण। हमने बड़ी आसानी से बना ली और हमने इसको सॉल्व कर दिया और यही हमारा आंसर है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। बच्चों इसमें इन्होंने कहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब बच्चों यहाँ इन्होंने समान चाल एक शब्द लिया है, जो इन्होंने वो समान चाल मुझे रेलगाड़ी की नहीं दी है। हम एक एक लाइन को पढ़ते जाएं और यहाँ लिखते जाएं ताकि आपका सवाल करने में आसानी रहेगी। तो हम समान चाल को क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर मान लेते हैं। तो हम लिख लें कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर घंटे है। तो हमें समान चाल तो पता लग गई इसकी कि x किलोमीटर पर घंटे है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसकी चाल, जो समान चाल है उसमें यदि 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, मतलब ये जो चाल है इसमें 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। अब मैं यहां पर परिवर्तित चाल लिख लेता हूं। परिवर्तित चाल क्या? इसकी समान चाल तो 100 हो गई, लेकिन यहां पर देखो ये इस चाल में 8 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर रहा है। कमी का मतलब क्या है? इसको माइनस कर रहा है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं। ये माइनस हो गया, ये हो गया पर किलोमीटर घंटा, ये परिवर्तित चाल हो गई 8 किलोमीटर कम करने पर। फिर अब ये क्या बोल रहा है? अब यहां पर देखो रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अर्थात समान चाल से भी ये 480 किलोमीटर कर रही है और चाल को परिवर्तित जब हम कर रहे हैं तो वो भी 480 ही किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो दूरी तो बच्चों इसकी फिक्स है, तो मैं दूरी लिख लेता हूं। दूरी क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर, ये तो फिक्स है। बस बच्चों इतना अगर आपने समझ लिया है तो यहां से सवाल करना कठिन नहीं है, सिर्फ आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा समय का, क्योंकि देखो चाल तो इन्होंने दिया है मुझे लेकिन समय नहीं दिया दोनों का, तो मुझे दोनों का समय निकालना होगा। तो आपको यह सूत्र याद करना होगा जो मैं लिख रहा हूं, समय का दूरी बटे चाल। बस अगर आपने इतना कर लिया है तो इस सवाल को करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अब बच्चों हम निकाल लेते हैं रेलगाड़ी की समान चाल से चलने पर लगा समय, क्योंकि इन्होंने समय हमें नहीं दिया है तो हमें समय निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर तो समय का सूत्र हमने क्या लिखा है यहां पर, दूरी बटे चाल, ये हमने लिखा है। अब बताइए इसकी दूरी कितनी है, दूरी 480, तो दूरी की जगह तो 480 लिख लीजिए, फिक्स है। लेकिन समान चाल से चलने पर इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल होगी x, तो ये बन जाएगी हमारी समीकरण 1, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ये अभी थोड़ी देर बाद हमें काम आने वाला है, तो इसे अच्छी तरह से रखे तैयार। अब अगला फिर मान इन्होंने क्या बोला है, परिवर्तित करने पर रेलगाड़ी को लगा समय। अब परिवर्तित चाल, देखो हमने यहां चाल को परिवर्तित किया है तो इससे कितना समय लगेगा, अब हम समझ गए होंगे इसका सूत्र भी यही आएगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि समय का सूत्र यही है। दूरी कितनी है इसकी, बच्चों दोनों के लिए दूरी फिक्स है, चाहे चाल ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूरी इसकी भी 480 ही होगी। और चाल क्या है, जब तुमने यहाँ इसमें चाल को परिवर्तित किया है, कम किया है, तो इसकी चाल आ जाएगी x माइनस 8। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। बस बच्चों यहां तक अगर आपने सवाल को समझ लिया है तो इसके बाद सवाल कठिन नहीं है, सवाल हमारा 2 मिनट में हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पर लाइन पढ़ो, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अर्थात यहां पर अगर हम चाल को परिवर्तित करते हैं तो ये वाली जो चाल है इससे 3 घंटे अधिक लेगी, क्योंकि इसकी चाल को हमने कम किया है। जब चाल को कम करते हैं तो समय भी ज्यादा लगता है, हमें पता है। तो इसी तरह से प्रश्नानुसार मैं जमा लेता हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं जमा लेता हूं कि 480 अपॉन में x प्लस 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो 3 घंटे 1 में इसमें जोड़ देता हूं तो बराबर हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8। बस ये इक्वेशन हमारी यहां पर जम गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चों हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, हम इसको इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, इस संख्या का इधर। तो मेरे पास बचेगा 3 बरोबर 480 अपॉन में x माइनस 8, और इसका इधर पक्षांतरण करोगे तो माइनस 480 अपॉन में x। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x और x माइनस 8, ये तो एलसीएम हुआ। एलसीएम लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगी, तो इसका इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 480x और माइनस इसका इसमें करो तो 480 का इसमें करेंगे तो हमारे पास में आएगा, अच्छा ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको करने में आसानी रहे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 480 और ब्रैकेट में x माइनस 8, ये ठीक रहेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, तो ब्रैकेट सोल्व करने पे आएगा 3 480x और प्लस माइनस माइनस 480x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इन दोनों का गुणा करने पे आएगा 38 40, ठीक है ना। अब बटे में क्या आ रहा है हमारे पास में, इनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 8 में करोगे तो माइनस 8x। अब ये जो 3 है यहां हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या ऊपर, अब हमारे पास बच रहा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 8x और ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, और इक्वल में ये दोनों कैंसिल हुई तो हमारे पास बचेगा 840। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 8 से 8 दिया 24x, और इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 3840 बराबर 0।
ये हमारी इक्वेशन। बच्चों हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से देखिए तीनों में से ही तीन को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप इसमें से 3 को कॉमन निकाल लीजिए। तो जब 3 को कॉमन निकालोगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठों 24 और 3 एकम 3, 3 3 3 दूनी 6 और 3 अट्ठों 24 और बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 इसको भाग लगा लेगा तो ये 0 में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गई इक्वेशन और बड़ी आसानी से हमने कर लिया। बच्चों इस सवाल में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हमें यहाँ पर जो बोला है समान चाल पहले निकाल लीजिए, फिर परिवर्तित चाल निकाल लीजिए और दोनों का समय का सूत्र निकाल के समय का सूत्र लगा दीजिए। समय का सूत्र लगाने के बाद जितनी चाल इसने कम अधिक बोली है कि इतना 3 घंटे अधिक लगते हैं तो इसमें 3 घंटे अधिक कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये सवाल भी समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे आपको सवाल बहुत ही ईजी और सरल मेथड से कराने वाला हूँ। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.